This is the part 4 of chapter Matter in Our Surrounding. In the previous three videos, we had talked about the matter, their characteristics, the particles' characteristics, and their states, and how can we change one state of matter to another. So, in this particular video, I will take forward the lesson and I will talk about the evaporation and their factors. So, let us begin that. My name is Ayush Malik, and I am going to discuss the very first chapter of your chemistry science book, Matter in Our Surrounding. So, let us begin that. So, do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? ओके, इन द प्रीवियस वीडियो हम लोग ने क्या देखा था कि मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए या तो हमें उसे हीट करना होता था या तो हमें उसके प्रेशर को चेंज करना होता था. सो इट इज़ ऑलवेज नीड, क्या हमें इसकी हमेशा ज़रूरत होती है? सो कैन यू कोट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग इस बॉइलिंग पॉइंट? क्या आप अपने डे टू डे लाइफ से कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं जिसमें जो लिक्विड है बिना बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँचे अपने स्टेट को चेंज कर देती है और गैस भी चेंज हो जाती है? ओके, तो बिना बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँचे लिक्विड जो है वो गैस भी चेंज हो जाती है. तो क्या आप ऐसे एग्जांपल बता सकते हैं? ऑफ कोर्स बता सकते हैं. वाटर, पानी की बात करें, व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर. यदि हम लोग पानी को ऐसे ही छोड़ देते हैं, कहीं ऊपर रख देते हैं या ऐसे ही उसको खुले छोड़ देते हैं, तो देखते हैं कि धीरे धीरे क्या होता है कि वो सारा जो पानी है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. एंड यू ऑल्सो सी कि वेट क्लॉथ इज ड्राई अप. तो कपड़े जब हम लोग सूखने के लिए छत पे डालते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि जितने भी पानी है वो इवेपोरेट होके चले जाते हैं. तो व्हाट हैपन्स टू द वाटर इन अबव टू एग्जांपल्स? तो इन दोनों एग्जांपल में वाटर का क्या हुआ? दैट मीन्स कि जो पानी क्लॉथ्स में थे, जो भीगी कपड़े थे, उनमें जो पानी थी वो कहाँ चली गई? एंड जो हम लोग वाटर अनकवर्ड छोड़ देते हैं तो सारे पानी गायब हो जाते हैं. तो वो ऐसा क्यों होता है, कहाँ चले जाते हैं? तो वी नो दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग. तो हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में क्या देखा था कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलवेज मूव करते रहते हैं एंड नेवर एट रेस्ट, और वो कभी स्थिर नहीं होते. एंड एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विथ डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो अलग अलग टेम्परेचर पे, यदि गैस की बात करें, लिक्विड की बात करें या सॉलिड की बात करें, अलग अलग टेम्परेचर पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनका अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होता है. वो एनर्जी जिसके थ्रू वो मूव कर पाते हैं. तो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से वो उनके मूवमेंट का जो रेट है वो डिफरेंट होता है. एंड इन द केस ऑफ लिक्विड, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी. तो स्पेशली हम लोग लिक्विड की बात करें तो वो पार्टिकल्स जो उनके सरफेस पे होंगे, लेट्स से कि ये आपके लिक्विड है. ओके, तो लिक्विड के सरफेस पे जो, यानी ऊपर वाले पोर्शन पे जो पार्टिकल्स होंगे, दैट हैव हायर काइनेटिक एनर्जी, इनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी. एंड इज़ एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर. तो क्या हो जाएगा कि यदि उनको और थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी और मिल गई तो इनके बीच में जो, इनके सारे पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको वो ब्रेक करके, वो लेफ्ट करके वो बाहर निकल जाएंगे. ओके, वो अपने एरिया को वहाँ से वाटर इवेपोरेट होके वो उड़ जाएंगे. एंड दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन. तो इसी फिनोमिना को, जिसमें लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज हो जाता है किसी भी टेम्परेचर पे, इट डजेंट मैटर कि वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर होना चाहिए. यानी वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस होने की ज़रूरत नहीं है. यदि 25 डिग्री सेल्सियस भी है तो 25 डिग्री सेल्सियस के दौरान में जो पार्टिकल्स जो ऊपर वाले किसी वाटर की बात करें जहाँ जो पार्टिकल्स ऊपर वाले एरिया में होंगे, यानी सरफेस के पास में जो होंगे, यदि उनको इनफ काइनेटिक एनर्जी मिल गई तो वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर वो बाहर चले जाएंगे स्पेस में एंड इवेपोरेट हो जाएंगे. करेक्ट. एंड दिस प्रोसेस या दिस फिनोमिना वी कॉल evaporation. This is important. Okay, so now let us look at the factors affecting evaporations. तो evaporations के कौन कौन से factors हैं जो इनको affect करते हैं? तो इनको करने के लिए first of all we will see one activity 1.14. For that you have to take 5 ml of water in a test tube. आपको एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब में 5 ml वाटर लेना है एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन. तो उसको लेकर आपको किसी खिड़की के पास में रख देना है या पंखे के नीचे रख देना है. एंड टेक 5 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन. और एक दूसरा चाइना डिश लेना है, कुछ एक प्रकार का प्लेट लेट से. तो एक प्लेट पर आपको 5 ml वाटर लेना है और उसको विंडो के पास में या फ़ैन के पास में रख देना है. एंड टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना ओपन चाइना डिस्क एंड कीप इट नियर अ कबर्ड
और अ सेल्फ इन योर क्लास। तो एक और आपको चाइना डिश में ही 5 मिलीलीटर वाटर लेना है, उसको या तो किसी कबर्ड किसी अलमारी के अंदर में रख देना है या अपनी सेल्फ के ऊपर में रख देना है। ओके, देन व्हाट यू हैव टू डू, रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना है, मतलब आप जिस क्लास में हैं उस क्लास की जो टेम्परेचर है, या किसी रूम में तो रूम की क्या टेम्परेचर है आपको उसको रिकॉर्ड करना है। एंड द रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। और आपको क्या करना है कि आपको ये रिकॉर्ड करना है कि जो जिस बर्तन जिस चाइना डिश में या टेस्ट ट्यूब में जिसने आपने पानी रखा था, उस पूरे पानी को इवेपोरेट होने के लिए, उस पूरे पानी को सूख जाने के लिए उसमें कितना समय लगा या कितना दिन लगा, ये आपको रिकॉर्ड करना है। एंड रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे एंड रिकॉर्ड और ऑब्जर्वेशन। तो इन तीनों स्टेप यानी यही एक्टिविटी को आपको बरसात के मौसम में करना है। तो यदि आप रेनी डे के दौरान में करेंगे तो उस दौरान आपकी क्या ऑब्जर्वेशन होगी उसको आपको देखना है। एंड व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड वाइंड वेलोसिटी ऑन इवेपोरेशन। तो आप इससे क्या इन्फर कर सकते हैं, इस पूरे एक्टिविटी करने के बाद आप क्या समझ सकते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है इवेपोरेशन पे, सरफेस एरिया का क्या होता है, एंड विंड जो वेलोसिटी होती है उसका क्या इफेक्ट होता है इवेपोरेशन पे। सो लेट अस सी, वी मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज। तो हम लोग ने क्या, यदि एक्टिविटी हम लोग ने किया किया होगा तो इससे हम लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे कि जो इवेपोरेशन का रेट है, मतलब कितनी तेज़ी से हो रहा है, वो इंक्रीज़ हो जाता है यदि हम उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं। ओके, वी नो दैट द इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिना। तो जैसा कि हम लोग ने देखा था कि इवेपोरेशन जो है वो सरफेस फिनोमिना है, यानी सरफेस के जो पार्टिकल्स होंगे उन्हीं के साथ ये हो रहा होगा। एंड इफ़ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज। यदि इनके सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं, जैसे कि पहले हम लोग ने एक्टिविटी में एक टेस्ट ट्यूब लिया था जिसका सरफेस एरिया काफ़ी छोटा था, लेकिन दूसरे दूसरे में हम लोग ने एक चाइना डिश लिया जिसका सरफेस एरिया काफ़ी बड़ा था। तो हम लोग क्या देख पाएंगे कि इस चाइना डिश में जो वाटर है वो जल्दी इवेपोरेट हो गया रादर की ये टेस्ट ट्यूब के अंदर जो था। सो फॉर एग्जाम्पल वाइल पुटिंग क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। तो इसी चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग कपड़े को सुखाने के लिए छत पे डालते हैं, तो उसको हम लोग फैला कर डालते हैं। ठीक है, उसको स्प्रेड कर देते हैं ताकि जो उसका सरफेस एरिया है वही इंक्रीज़ हो जाए और इवेपोरेशन तेज़ी से हो सके। इवेपोरेशन और डिपेंड करता है इन टेम्परेचर पे। यदि हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ हो जाता है। सो विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर यदि इंक्रीज़ होती है तो मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। तो यदि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाती है तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनको और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, ज़्यादा पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलती है वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए। तो ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा हीट रहेगा तो ज़्यादा पार्टिकल्स इवेपोरेट हो पाएंगे। एंड द थर्ड थिंग इज़ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। यदि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम हो जाता है। दैट मीन्स ह्यूमिडिटी का मतलब हो गया कि पर यूनिट एरिया में वाटर वेपर कितने हैं। दैट मीन्स कि एटमॉस्फेयर के अंदर पर यूनिट एरिया के अंदर कितने वाटर वेपर, दैट वी कॉल ह्यूमिडिटी। वाटर वेपर की मात्रा कितनी है। तो यदि ह्यूमिडिटी डिक्रीज होता है तो इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है। ओके, ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। तो हवा में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होती है उसी के अमाउंट को हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। एंड द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। एक दिए हुए टेम्परेचर पे जो हवा है वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर से ज़्यादा वाटर वेपर होल्ड नहीं कर सकती है। मतलब जो हवा है लेट्स से कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर, लेट्स से 25 डिग्री सेल्सियस पे यदि वो 50 सेंटीमीटर क्यूब यदि वो ह्यूमिडिटी या वाटर वेपर स्टोर करके रख सक होल्ड करके रख सकती है, तो उससे ज़्यादा जो है वो नहीं कर सकती। तो एक डेफिनेट अमाउंट होता है वाटर वेपर का। एंड इफ़ द वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई, यदि हवा के अंदर जो है वाटर की अमाउंट पहले से ही ज़्यादा है, देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज है। तब क्या होता है कि इवेपोरेशन का जो रेट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो पहले से ही वो यदि एयर में वाटर होगी, वाटर वेपर होगी, तो ऑफकोर्स की जो वाटर वेपर है इवेपोरेशन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग, इट इंक्रीजेज इन विंड स्पीड। यदि हवा की रफ्तार तेज होगी देन इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। तो हम लोग ने ये वाकई ऑब्जर्व किया होगा कि जो कपड़े होते हैं वो जिस समय बहुत ज़्यादा हवा बह रही होती है वहाँ उस समय वो आसानी से सूख जाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। एंड विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। तो ऐसा क्यों होता है कि जब ऐसा इसलिए होता है जब हवा बह रही होती है तो जो वाटर वेपर के पार्टिकल्स हैं वो हवा के साथ मूव करते हुए चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कई सारे वाटर वेपर होंगे, तो जैसे हवा बहेगी तो इसकी जो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हुए वहाँ से हट जाएंगे और इवेपोरेशन जो प्रोसेस है वो फिर से दोबारा तेज़ी से हो पाएगा। एंड डिक्रीज
अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। तो जो सराउंडिंग में जितने वाटर वेपर्स हैं वो कम हो जाते हैं, बिकॉज की जो हवा है वो उसको अपने साथ में लेकर चली जाती है और इवेपोरेशन जो प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, अंडरस्टूड कि इवेपोरेशन क्या होते हैं और कौन कौन से जो फैक्टर्स है उसको इफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर इफेक्ट करता है, सरफेस एरिया इफेक्ट करता है, ह्यूमिडिटी इफेक्ट करती है, एज वेल एज विंड की जो स्पीड होती है, इट ऑल्सो इफेक्ट दैट। सो नाउ लेट अस लुक एट हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो इवेपोरेशन जो है वो हमें कूलिंग कैसे प्रोवाइड कर, इवेपोरेशन प्रोसेस हमें ठंडक प्रोवाइड करता है, कूलिंग प्रोवाइड करता है। तो ये कूलिंग कैसे हो पाता है, लेट अस लुक एट दैट। सो इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। यदि कोई वेसल रखा हुआ है या कोई गिलास वगैरह रखा हुआ है, यदि वो खुला है तो उसमें जो लिक्विड है वो ऑलवेज इवेपोरेट होती रहती है। मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और वो स्पेस में चले जाते हैं वाटर वेपर के फॉर्म में। एंड द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। तो क्या होता है कि इवेपोरेशन के दौरान में जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी स्टोर करते हैं सराउंडिंग से, ताकि जो इवेपोरेशन के दौरान जो एनर्जी लॉस्ट हुई है उसको रीगेन किया जाए। इवेपोरेशन के दौरान में जो एनर्जी लॉस्ट हुई है उसको रीगेन किया जा सके। इवेपोरेशन प्रोसेस के दौरान एनर्जी कहीं ना कहीं वाटर के द्वारा रिलीज़ होती है। लेट्स से कि यदि एनर्जी उसको, जैसे वाटर है, यदि इसको इनफ काइनेटिक एनर्जी मिली तो ये लीव कर गया, तो ये इतना जो एनर्जी इन पार्टिकल्स के पास था ये सारा लीव हो गया। नाउ कि वाटर के पास लेस एनर्जी है, देन ये क्या करते हैं कि सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एंड दिस एब्जॉर्प्शन एंड एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मिस द सराउंडिंग कूलिंग। तो ये जब अपने आसपास से जो जितनी भी एनर्जी है उसको जब एब्जॉर्ब करते हैं, इसी के कारण क्या होता है कि जो हमारा सराउंडिंग है वो ठंडा हो जाता है, बिल्कुल कोल्ड हो जाता है। बिकॉज इवेपोरेशन के दौरान क्या होता है कि एनर्जी जो लॉस्ट हुई होती है उसमें जितनी एनर्जी चाहिए, जितनी लॉस्ट हुई है उसको रीगेन करने के लिए वो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, और वे जब सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो हमारी जो सराउंडिंग है वो बिल्कुल ठंडी हो जाती है। ओके, नाउ लेट अस लुक एट दैट एंड व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन ऑन योर पाम। तो आपने नेल पॉलिश रिमूवर देखा होगा, यदि आप उसको अपने हथेली पे यदि थोड़ा सा डालेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपकी जो हाथ है बिल्कुल ठंडी सी लग रही है, ठंडी लगती है। तो वो ऐसा क्यों होता है? तो पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम। तो पार्टिकल्स क्या करते हैं कि आपके हाथ से जो है ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, गेन करते हैं और सराउंडिंग एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कोल्ड। और एनर्जी एब्जॉर्ब करके फिर उनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, और काइनेटिक एनर्जी मिल जाने के कारण वो वहाँ से इवेपोरेट होकर हवा में चले जाते हैं। ओके, दैट्स वाई वी फील कूल्ड। इसलिए जो हाथ है वो ठंडा लगता है। एंड आफ्टर ए हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड। तो गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा कि जो लोग हैं वो अपने छतों पर पानी डालते हैं, पानी स्प्रिंकल करते हैं। तो क्यों करते हैं? बिकॉज द लार्ज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। तो जो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो मदद करता है कि हॉट सरफेस को ठंडा करने में। दैट्स वाई कि मतलब हम लोग, यदि हमारी छत है वो गर्म है तो हम लोग क्या करते हैं कि पानी उसमें डालते हैं। तो क्या पानी क्या करता है कि वो छत से सारी जो एनर्जी है एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है और उन सारी एनर्जी को लेकर चला जाता है, एंड उन सारी हीट को लेकर चला जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। दैट्स वाई हमारी जो छत है वो ठंडी हो जाती है। एंड कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल्स? तो आप कई सारे एग्जाम्पल्स इस तरीके से देख सकते हैं जो इवेपोरेशन के कारण होती है, इवेपोरेशन के कारण जो हमें ठंडक पहुंचाती है। ओके, सो नेक्स्ट वी सी वाई शुड बी वेयर कॉटन क्लॉथ इन समर। तो समर के दौरान, गर्मियों के दौरान हम लोग कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, तो ऐसा क्यों होता है भाई? तो ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। तो गर्मियों के दिन में हम लोग को बहुत पसीना आता है, बिकॉज की जो हमारी बॉडी है वो हमें ठंडा रखने के लिए वो स्वेट जो है प्रेस्पायर करती है, मतलब पसीने बहुत ज़्यादा आने लगती है। एंड वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर। और हम लोग जान चुके हैं कि इवेपोरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, वो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड द हीट एनर्जी इक्वल टू द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल्ड। तो वो जो हीट एनर्जी है वो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की इक्वल हो जाती है, यानी वो हीट जो उनको चाहिए वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, तो वो इतना हीट वो बॉडी से एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे शरीर को ठंडा कर देते हैं।
ओके, कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग टू द एटमोसफेयर फॉर इजी इवेपोरेशन। तो जो कॉटन होती है, कॉटन गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, मतलब जो कॉटन होती है वो पानी को अच्छे से सोख लेती है, वो बहुत अच्छे से सोख लेती है। एंड हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट, तो इसके कारण जो हमारे पसीने आते हैं उसको भी वो आसानी से सोख पाती है और उसको एटमॉस्फेयर के सामने, मतलब हवा से एक्सपोज करती है, एटमॉस्फेयर के थ्रू एक्सपोज करती है, जिससे जो एवेपोरेशन जो प्रोसेस है वो आसानी से हो पाता है। ओके, सो let us look at that. Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? तो आपने ये देखा होगा कि यदि एक आइस कोल्ड वाटर, जैसे मतलब यदि ठंडे पानी जो होते हैं, यदि ठंडे पानी किसी ग्लास में रखें तो ग्लास के आसपास में छोटे छोटे जो है वो ड्रॉपलेट्स वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे ड्रॉपलेट्स क्यों दिखाई देते हैं? So let us take some ice cold water in a tumbler. Soon we will see some water droplets on the outer surface of the tumbler. तो किसी ग्लास में यदि आप आइस कोल्ड वाटर लेंगे तो क्या देखेंगे कि ग्लास के आसपास में कई सारे वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। सो द वाटर ड्रॉपलेट वेपर प्रेजेंट इन द एयर on coming in contact with the cold surface of water loses energy and get converted into liquid state. तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो वाटर वेपर हवा में मौजूद होते हैं, ओके, जो वाटर वेपर हवा में जो मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो ग्लास है, मतलब जो ठंडी ग्लास है उसके कांटेक्ट में आते हैं, उनके संपर्क में आते हैं और उनके संपर्क में आने से वो अपना एनर्जी रिलीज़ कर देते हैं। ओके, कोल्ड का मतलब क्या हो गया कि वो अपना जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं लो हो जाएगा, एनर्जी रिलीज़ कर देते हैं। तो ठंडा हो जाने के कारण क्या होता है कि जो वेपर है, गर्म वेपर जो होता है वो गर्म होता है और ठंडे हो जाने के कारण वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दैट्स वाई वी सी कि छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। करेक्ट। सो विद दिस वी आर कंप्लीट विद आवर चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग एंड let us look some more thing. In the previous video we had talked कि there are three states of matter. Okay, तो हम लोग ने क्या बात करी थी कि मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं। सो लेकिन जो अभी के जो साइंटिस्ट हैं दे आर कम विथ 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। उनके उनके हिसाब से अब जो मैटर के जो स्टेट्स हैं वो अब 3 नहीं है बल्कि 5 हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन तीनों के बारे में तो हम लोग ने देखा था। द नेक्स्ट 2 आर प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, BEC। ओके, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो बेसिक जो है ये तीन ही है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट जो है वो एक एक्सट्रीम टेम्परेचर पे पहुंच जाने के कारण या बहुत ठंडे हो जाने के कारण ये सारे जो स्टेट फॉर्म है वो हमें दिखाई देते हैं। सो लेट अस लुक एट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ प्लाज्मा? द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। तो ये जो स्टेट होता है इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। यदि हम किसी पार्टिकल्स को हद से ज़्यादा हीट करेंगे, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल पर, देन जो स्टेट वो बनेगा दैट स्टेट विल बी प्लाज्मा। दिस पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेज। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो आयोनाइज्ड गैसेस के फॉर्म में होते हैं, मतलब उनके जो गैसेस होते हैं वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं और वो आयन के फॉर्म में बन जाते हैं। एंड द फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। तो आपने देखा होगा जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है या नियॉन के जो साइन बोर्ड्स होते हैं वो एक्चुअली प्लाज्मा के ही होते हैं। ओके, प्लाज्मा जो स्टेट होता है वो कहीं ना कहीं उनमें होता है। एंड इनसाइड अ नियॉन साइन बल्ब देयर इज़ अ नियॉन गैस एंड इनसाइड अ फ्लोरेसेंट ट्यूब देयर इज़ अ हीलियम गैस और सम अदर गैस। तो नियॉन साइन बोर्ड की बात करें, साइन बल्ब की बात करें तो उसके अंदर नियॉन गैस होता है जो कि प्लाज्मा जो स्टेट है उसमें कहीं ना कहीं वो पहुंच गया होता है। और ये फ्लोरेसेंट ट्यूब की बात करें तो उसके अंदर हीलियम गैस होता है और हीलियम गैस के अलावा कोई और भी गैस, उसके अलावा कोई और भी गैसेस हो सकती हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि वो सारे जो पार्टिकल्स हैं या हीलियम के ले लें चाहे नियॉन के ले लें, तो ये सारे जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, उनसे उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी यदि प्रोवाइड कराई जाती है तो वो प्लाज्मा स्टेट में पहुँच जाते हैं। तो गैसेस गेट आयनाइज्ड, गैसेस जो है आयनाइज्ड हो जाते हैं, दैट इज़ गेट्स चार्ज व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज थ्रू इट। तो ये जो गैसेस हैं वो चार्ज हो जाते हैं, उनमें चार्जेस आ जाते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, वो चार्ज हो जाते हैं जब उनमें हम लोग इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसमें फ्लो कराते हैं। ओके, दिस चार्जिंग अप क्रिएट्स अ प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड द ट्यूब और बल्ब। तो इसी कारण हमें जो है ना प्लाज्मा वो जलता हुआ दिखाई देता है, प्लाज्मा स्टेट में पहुंच जाने पर वे हमें जलते हुए दिखाई देते हैं ट्यूब के अंदर या बल्ब के अंदर। एंड द प्लाज्मा ग्लोज विथ अ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैसेस। तो उस प्लाज्मा का अपना स्पेशल कलर होता है, डिपेंड करता है वो कि वो उसके अंदर कौन सी गैस है। ओके, उस प्लाज्मा स्टेट का अपना कहीं ना कहीं कोई कलर होगा, अलग कलर होगा, वो डिपेंड करेगा उसके अंदर कौन सी गैस है। द सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम।
तो इस चीज़ को भी हम लोग समझ सकते हैं, जो हमारी जो सूर्य है, द सन, या जितने भी स्टार्स होते हैं वो हमें जलते हुए दिखाई देते हैं, ग्लो करते हुए दिखाई देते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। बिकॉज वहाँ पर उनके जो पार्टिकल्स हैं वो इतने ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए हैं कि वो प्लाज्मा स्टेट में पहुँच गए हैं और पूरी तरह ग्लो करते हैं। एंड द प्लाज्मा इज़ क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। तो जो स्टार्स के अंदर जो प्लाज्मा स्टेट हमें देखने को मिलते हैं वो बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर होता है। ओके, तो हम लोग ये सारे जो बल्ब्स के में या साइन बोर्ड्स के अंदर जो हम लोग ने देखा था वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण होता है। एंड द स्टार्स के अंदर जो प्लाज्मा स्टेट है वो हाई टेम्परेचर के कारण देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है हमारा बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। ये जो स्टेट ऑफ मैटर, ये दो साइंटिस्ट के नाम पर है, एस एन बोस 1894 टू 1974 एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 टू 1955। ओके, तो इन 1920 इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस एंड हैड डन सम कैलकुलेशन फॉर अ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो 1920 की बात है, जो इंडियन जो एक फिजिसिस्ट हैं सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने मैटर के फिफ्थ स्टेट के लिए कुछ कैलकुलेशन किए हुए थे। तो इन्हीं कैलकुलेशन के बेस पर क्या हुआ कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक नए स्टेट ऑफ मैटर के बारे में प्रिडिक्ट किया और उस मैटर का नाम रखा गया द बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, BEC। एंड इन 2001 एरिक वन कॉर्नेल, वॉल्गैंग कैटरी एंड कॉल ई, they are the women of USA, received the Nobel Prize in Physics for achieving Bose-Einstein condensate। तो इन सारे जिन साइंटिस्ट का मैंने नाम लिया, तो इन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ दिया गया 2001 में, क्योंकि उन्होंने पहली बार बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट जो स्टेट होता है उसको वो अचीव कर पाए थे। एंड द बीस इज़ फॉर्मली बाई कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। तो बोस आइंस्टाइन जो कॉन्डेंसेट है इसको हम लोग बना सकते हैं किसी गैस को इतना ठंडा करके कि उसका जो डेंसिटी है वो काफ़ी लो हो जाए, उसको इतना ज़्यादा ठंडा कर दें कि वो बहुत लो डेंसिटी का हो जाए, और इतना कम डेंसिटी कि नॉर्मल जो एयर होता है उसका 100,000, यानी काफ़ी जो है ना बहुत लो डेंसिटी हो जाए, एंड टू सुपर लो टेम्परेचर, और उसका टेम्परेचर भी वो काफ़ी जो है वो कम हो जाए, वो काफ़ी कम, मतलब माइनस में भी 100-200 यदि डिग्री सेल्सियस पे पहुँच गया, देन वी सी की वो जो मैटर है वो बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट में बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यू कैन लॉग इन टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ द फॉर। सो विद दैट वी आर डन विद आवर चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियोज़, so like and subscribe. Thank you very